ठीक। सो हम लास्ट टाइम जो एक्सप्रेशन कर रहे थे उसी को आगे लेके मैं थोड़ा सा मज़ीद डेरिवेशन करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आज स्लाइड्स पे आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से कह रही हूँ कि अच्छा ये जो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर है इन स्टार्स, ये उससे रिलेटेड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैं जनरल तरीके से समझाना चाहती हूँ पहले, और फिर हम स्टार्स के साथ उसको लिंक करेंगे। सो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट पहले मैं देना चाहती हूँ, और मुझे लास्ट टाइम थोड़ा सा फील भी हुआ था कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। इमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, और रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों पे ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट आई एम श्योर हर किसी को पता होगा, इमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, लेकिन स्टिल इसको बेहतर तरीके से, क्लियर तरीके से करने की ज़रूरत है आई थिंक। सो जो एक्सप्रेशन चल रहा है पीछे से वो है हमारा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 0 to infinity, मोमेंटम P, स्पीड V, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला पार्ट जो है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन मोमेंटम रेंज P और P प्लस dP के दरमियान, ये वाला टर्म जो है ये। और अगर किसी को नहीं वाला ये वाले टर्म्स क्लियर, तो ये पुराने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कवर हुए हैं। इसकी पूरी डेरिवेशन सिलेंडर बना के तो 3 लेक्चर्स लगे हैं उसको डिराइव किया है, ठीक है। सो पुराने लेक्चर्स वो देख लें आप। ये पहले हमने गैस के केस में देखा था, और गैस के केस में ये एक्चुअली आइडियल गैस लॉ दे देता था आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और Kb जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टेम्परेचर, ठीक है। और इसको गैस के केस में हमने अप्लाई किया था सूरज की अबंडेंसेस XYZ जो हैं, XYZ क्या थी, हाइड्रोजन कितना अबंडेंट है, हीलियम कितना अबंडेंट है, और हायर एलिमेंट्स कितने अबंडेंट हैं। अगेन ये भी लेक्चर्स में पूरा डिटेल में कवर हुआ है, सो अगर वो मैथ्स नहीं याद तो उसको देख लें। अभी जो हम कर रहे हैं वो ये रेडिएशन के साथ इसको देख रहे हैं। रेडिएशन के केस में क्या होगा? सो रेडिएशन में अब ये पार्टिकल्स जो हैं, पहले हमारे पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स थे, जैसे इस कमरे के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ है। सूरज में हाइड्रोजन, हीलियम टाइप के आपके पार्टिकल्स हैं। सो गैस के पार्टिकल्स थे जिनका कुछ मास होता था, और हमने कहा था ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम वाला केस हम देख रहे हैं। अब हम रेडिएशन वाला केस कर रहे हैं, यानी अब हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो फोटॉन्स हो गए, लाइट के जो सो कॉल्ड पार्टिकल्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ लाइट जिनको कह सकते हैं, और उसमें ये एक्सप्रेशन बदल जाता है। और अब आप, हमने इसको देखा था कि P को अगर मैं रहने दूँ, V जो है फोटॉन्स की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, और ये N ऑफ P का एक्सप्रेशन जो है मैंने लास्ट टाइम लिखा था, जिसको काफ़ी टाइम लगाया था डिस्कस करने में। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आ रही थी, अभी मैं दोबारा लिखूंगी। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ रही थी और नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल इसके अंदर आ रही थी, ठीक है। सो यही लिमिट्स हैं इसकी। सो ये आपको बता रहा है स्टार के अंदर जो उसके हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह गैस है, उसकी वजह से आउटवर्ड प्रेशर कितना होगा। ये वाला टर्म आपको बताएगा जो फोटॉन्स हैं, यानी जो लाइट है उसके अंदर, उनकी वजह से कितना प्रेशर आएगा, ठीक है। तो स्टार का आउटवर्ड जो प्रेशर हमने देखा था, आउटवर्ड प्रेशर है, इनवर्ड ग्रेविटी है। आउटवर्ड प्रेशर जो है वो रेडिएशन और गैस प्रेशर दोनों की वजह से होता है। तो ये हमने देख लिया, ये अब हम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन मैं अभी लिखती हूँ, इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, सिर्फ ये वाला लिख के मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करती हूँ, और फिर मैं इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ जो है रिलेट करूँगी, ठीक है। सो ये जो है आपका
पी सी एन ऑफ पी डी पी जो है, अच्छा हमने क्या एक्सप्रेशंस देखे थे जब रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी बताई थी मैंने आपको, मैं बताया था E इज इक्वल टू पी सी फोटॉन्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरे पार्टिकल्स के लिए E इज इक्वल टू पी सी नहीं अप्लाई होगा, बट फोटॉन्स के लिए मोमेंटम और एनर्जी के दरमियान ये रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है ये तो एनर्जी होगी आपके पास यहाँ पे, है ना। और ये जो है ये मैंने लिखा है कि ये क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जिनका मोमेंटम P और P प्लस डी पी के दरमियान है। सो अगर मैं इन, और ये एनर्जी बाय द वे, ये एनर्जी है ऑफ फोटोन विद मोमेंटम P, मोमेंटम मैंने लिखा नहीं है, विद मोमेंटम P। सो ये एक ऐसे पार्टिकल की एनर्जी है जिसका मोमेंटम P है, और ये गिनती है उन पार्टिकल्स की जिनका मोमेंटम P है, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, कितने इस तरह के पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम P और P प्लस डी पी के दरमियान है, और ये उसकी एनर्जी है। सो अगर हम नंबर को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम कहेंगे टोटल एनर्जी। ये चूंकि पर यूनिट वॉल्यूम था तो ये भी पर वॉल्यूम होगा, ड्यू टू photons with momentum P और P प्लस डी पी से, ठीक है ना। अगर हमें पता है कि इतने मोमेंटम के एक फोटोन की एनर्जी पी सी होती है यानी ई होती है, तो अगर हमें ये पता है कि कितने हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, ड्यू टू फोटॉन्स विद मोमेंटम P प्लस डी पी। ये वाला जो टर्म है इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी भी कह देते हैं, और इसको यूजुअली हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये P वाली फॉर्म यूजुअली नहीं डिनोट की जाती, पर मैं इसको फिर भी लिख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी दे रहा है ये पूरा टर्म, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये होगी एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगी ना, एनर्जी डेंसिटी, लेकिन सिर्फ उन फोटॉन्स की वजह से जिनके मोमेंटा P और P प्लस डी पी के दरमियान है। अच्छा, चूँकि हमारे पास ये वाले एक्सप्रेशंस हैं E इज़ इक्वल टू पी सी, यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू E ओवर C, और दूसरा इसके अलावा हमारा है E इज़ इक्वल टू H न्यू, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास ये भी था न्यू लैम्डा इज़ इक्वल टू C। लैम्डा जो है वेवलेंथ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है न्यू इज़ इक्वल टू C ओवर लैम्डा। सो एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, जिसकी मैं भी डिटेल टर्म्स दोबारा लिखूँगी, इसको हम P के बजाय E की टर्म्स में लिख सकते हैं, और फिर E में एक दफ़ा कर दिया तो फिर हम न्यू की टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकते हैं, और एक दफ़ा हमने फ्रीक्वेंसी में कर लिया तो हम इसको लैम्डा की यानी वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो अब मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पी सी एन पी डी पी बराबर है पी सी उसी तरह आ गया, और
NPDP की जगह क्या आएगा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, 8 पाई p स्क्वायर ओवर h क्यूब dp टाइम्स 1 e pc ओवर kBT माइनस 1। ठीक है। सो इसमें लास्ट टाइम बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी पिछले 2 लेक्चर्स में कि ये वाला जो है ये नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल है और ये उनकी ऑक्यूपेंसी है, उसमें कितने फोटॉन्स पर स्टेट पाए जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स से आ रहे हैं दोनों टर्म्स, और एज अ रिज़ल्ट ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस मोमेंटम रेंज दे देते हैं। अब अगर हम इसमें यूज़ करते हैं P इज़ इक्वल टू E ओवर C, तो dP जो है वो डेरिवेटिव लेके हमारे पास आ जाएगा dE ओवर C। सो ये पूरा एक्सप्रेशन हम फिर इसको यूँ लिखेंगे, PC की जगह E आ गया, 8 पाई p स्क्वायर की जगह अब हम E स्क्वायर ओवर C स्क्वायर लिखेंगे, h क्यूब उसी तरह आ गया, dP की जगह dE ओवर C और इसकी जगह E एनर्जी ओवर kBT माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है ये, तो 8 पाई E क्यूब dE ओवर h क्यूब C क्यूब 1 E एनर्जी kBT माइनस 1। ये अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे हम कह रहे थे नंबर ऑफ फोटॉन्स, सॉरी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू फोटॉन्स विद मोमेंटम इन रेंज p प्लस dp, है ना। और यहाँ पे हम इसी चीज़ को, चूँकि अब यहाँ पे p ख़त्म हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी की टर्म्स में है। सो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू in energy range E plus dE। सॉरी, फिर से कुछ किया मैंने? हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही था और यहाँ पे एक ही था, ई स्क्वायर था, ठीक है। तो ये डी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ओके। सो ये आ गई एनर्जी डेंसिटी एनर्जी रेंज की टर्म्स में। पहले एनर्जी डेंसिटी थी मोमेंटम रेंज की टर्म्स में, ठीक है। और इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो बता दें, मेरा ख्याल है नहीं है। सो ये आ गई एनर्जी की टर्म्स में। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में करना चाहें तो अब हम ई की जगह एच न्यू यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास h जो है वो कांस्टेंट है, डी न्यू आ जाएगा। और अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू। सो एनर्जी वॉल्यूम
in frequency, yeah, due to photons in nu plus d nu. अब ये क्या बनेगा? सो 8 पाई उसी तरह आएगा, e की जगह h न्यू, सो h क्यूब न्यू क्यूब, de की जगह h d न्यू, डिनोमिनेटर उसी तरह लिख लेते हैं c क्यूब, और यहाँ पे e की जगह h न्यू के बी टी -1 आ गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 पाई, h क्यूब कट जाएंगे, h न्यू क्यूब d न्यू c क्यूब 1 ओवर h न्यू के बी टी -1। ठीक है, ये तीसरा आ गया फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, ये था एनर्जी की टर्म्स में। ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में है, आ गया है। और अब हम लास्ट इसको चेक कर लें, ठीक लिखे 8 पाई h न्यू क्यूब c क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इसको वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना चाहें, अब हम करेंगे न्यू सी ओवर लैम्डा यूज़ करेंगे, सी ओवर लैम्डा, और यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी न्यू इज इक्वल टू सी, 1 ओवर लैम्डा का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ठीक है, चूँकि हम इंटरवल्स में इंटरेस्टेड हैं, सो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इस नेगेटिव हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, तो ये नेगेटिव साइन जो है हमें हमारे लिए नहीं मैटर करेगा। सो वहाँ से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जिस तरह u न्यू d न्यू लिखा था, तो ये होगा u लैम्डा d लैम्डा, और उसी तरह जिस तरह एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू फोटॉन्स इन, अब हम कहेंगे लैम्डा लैम्डा प्लस d लैम्डा। और 8 पाई h न्यू क्यूब की जगह अब आ जाएगा c क्यूब ओवर लैम्डा क्यूब, और उधर से c क्यूब पहले से था, d न्यू की जगह आ जाएगा, अब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है तो इसकी d लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे h न्यू, h उसी तरह रहेगा, न्यू की जगह c ओवर लैम्डा के बी टी -1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 पाई h, c क्यूब ख़त्म हो गया, एक c रह गया ऊपर, d लैम्डा और लैम्डा 5 और 1 ओवर e टू द पावर h c लैम्डा के बी टी, बहुत ही छोटा हो गया, -1। ठीक है, सो ये चौथा एक्सप्रेशन है, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। सो ये सारे एक्सप्रेशंस हमें क्या दे रहे, बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी वॉल्यूम में फोटॉन्स हों, लाइट के पार्टिकल्स ढेर सारे हों,
तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किस तरह से होगी, ठीक है। सो एनर्जी पर, उनकी वजह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी। अगर हम एक छोटे से वॉल्यूम का सेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम देखना चाहें तो कितनी होगी, तो हम उसके जो कैलकुलेशन करते हैं वो फोटोन की वेवलेंथ या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हुए निकाल रहे हैं। सो अगर हमारे इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ के दरमियान फोटॉन्स हैं, उनकी वजह से एनर्जी डेंसिटी को ख़ास होगी। थोड़ी सी उसकी उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले हैं, उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी को कोई फ़र्क होगी, एंड सो ऑन। और टोटल एनर्जी जो होगी वो सारी फ्रीक्वेंसीज या सारी वेवलेंथ पे आप इंटीग्रेट करके इसको निकालेंगे, ठीक है, कि पूरी उस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो वो जो हम शुरू से जो कैलकुलेशन, जब इंटीग्रल वाली कैलकुलेशन की थी तो सिलेंडर की बात हमने की थी, जो मैंने आपको बाद में बताया था। लाइट के केस में हम कैविटी लेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर नहीं हम लेंगे, हम ऐसा कैविटी लेंगे जिसकी वॉल्स ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी। कैविटी के अंदर किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्यू टू वेरियस फोटॉन्स ऑफ वेरियस एनर्जीज। हाँ, सो ये वाली चीज़ अभी हम आगे देखेंगे। मैं अभी जब स्लाइड्स लगाती हूँ तो स्लाइड्स में भी हम देखते हैं। बट ये चीज़ जो है ये स्टार्स के अंदर भी होती है। तो स्टार्स का जो इंटीरियर है वो उस कैविटी की तरह से बिहेव करता है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो उस कैविटी की तरह से बिहेव करते हैं। सो स्टार में से जब आपकी जो सरफेस से रेडिएशन निकलती है उसका प्रोफाइल ये वाला होता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, स्लाइड्स में ये चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है यूजुअली ये वाला जो एक्सप्रेशन है या ये वाला, इसको कहते हैं, किसको पता है क्या कहते हैं, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है? नहीं पता होगा। प्लैंक्स लॉ। मॉडर्न फिजिक्स की अलिफ बे भी जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि प्लैंक्स लॉ एक होता है, और जिसने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ी होती है उसने ये सारा डिटेल में पढ़ा होता है। सो ये प्लैंक्स लॉ है, ठीक है। बट यहाँ पे हम उसको अब दूसरे तरीके से, वो खैर बहुत दूसरा तरीका भी नहीं है, लेते हैं। अगर किसी को प्लैंक्स लॉ की समझ नहीं है तो पिछले लेक्चर्स 2-3 जाके रिवाइज कर लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। सो स्लाइड्स का आइडिया ये है कि मैं अभी बिल्कुल जनरल डिस्कशन से पहले शुरू करूँगी। अभी बेशक थोड़ी देर के लिए प्लैंक्स लॉ को भूल भी जाएं, फिर उसको वापस प्लैंक्स लॉ की तरफ लेकर आएंगे। सो लेक्चर 20 या 21 है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स स्पेक्ट्रम, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मैं अभी इसको, मैंने आपको एक तो क्विक रिकॉल, ये जो भी बात भी हो रही थी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, हमने क्या कहा था, स्टार के अंदर एक इनवर्ड फोर्स होगी जो कि ग्रेविटी की होगी और एक आउटवर्ड कोई प्रेशर होगा, ठीक है। हम प्रेशर को देख रहे थे, प्रेशर के टर्म को, और हमने प्रेशर इंटीग्रल ये कैलकुलेट किया था सिलेंडर के अंदर कैलकुलेशंस करके। सो ये प्रेशर जो है हमने रिलेट किया था, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट के साथ हमने रिलेट किया था। वो था प्रेशर ड्यू टू गैस पार्टिकल्स। अब हम देख रहे हैं प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन यानी लाइट और फोटॉन्स, ठीक है। और ये गैस वाला था, ये उसका एक्सप्रेशन था, या फिर हमने कैलकुलेशंस भी की थी इसके साथ। और ये अब रेडिएशन वाला है, जो अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे मैंने एक्सप्रेशन भी लिखा था। सो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल इन दिस रेंज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ स्टेट ऑफ मोमेंटम, ये इस एन ऑफ पी ई पी के अंदर है, और ये पी और वी वाले टर्म्स हैं हमारे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इस टर्म की पूरी शक्ल भी देखी थी कि ये इस तरह की शक्ल बनती है डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर मोमेंटम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट किया जाए और ये एन ऑफ पी को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया जाए तो इस टाइप का आपके पास कर्व आता है, जो कि लो मोमेंटा पे कम पार्टिकल्स होते हैं, हाई मोमेंटा पे भी कम है, और बीच में एट सम पॉइंट
पीक करते हैं, ठीक है। और ये पीक जो है ये एनर्जी टेम्परेचर आपका डिटर्मिन करता है। सो इस लिहाज से ये एक्चुअली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने गैस के केस में देखी थी उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी फ़र्क होती है उससे। सो आज हम इसको मज़ीद डिटेल में आइंदा और भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलेशनशिप विद स्टार्स के साथ करेंगे रिलिंक। और जो हम पहले बात कर चुके हैं एक दफ़ा पहले, मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊँ, सो मैंने आपको कहा था स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स कई तरीके से अप्रोच की जा सकती है, ठीक है। ये स्लाइड में बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। सो ऑब्जर्वेशंस वाला हमारा तरीका हो सकता है कि हम ऑब्जर्वेशन स्टडी करें कि स्टार्स ऑब्जर्व किस तरह से होते हैं, ठीक है। स्टेलर एवोल्यूशन को हम देख सकते हैं कि स्टार्स वक्त के साथ बदलते कैसे हैं, बनता कैसे है, लाइफ टाइम के एंड में क्या होता है वगैरह वगैरह, और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देख सकते हैं। सो मैंने आपको कहा था कि हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, प्रेशर की सोर्सेज वगैरह ये देखी हैं। बीच में मैंने आपको कुछ एवोल्यूशन के बारे में भी बताया। ऑब्जर्वेशन पे आज ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो आज थोड़ी सी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू ऑब्जर्वेशन पे भी बात होगी। अच्छा, लाइट की जब हम इंटरेक्शन, ये लाइट है, ठीक है, ये इस कमरे में लाइट है। बाहर अगर हम जाते हैं, बाहर भी सूरज की रोशनी होगी या लैंप्स की लाइट होगी अगर अंधेरा हो गया। मैटर है, हर तरफ है, ठीक है। सो मैटर के साथ जब इंटरेक्शन की बात आती है लाइट की, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख दी हैं। क्या है? एक तो पॉसिबिलिटी है इमिशन की। इमिशन की क्या पॉसिबिलिटी है? ये जैसे ये जो आपके एलईडी प्रोबेबली लाइट्स हैं, ये इमिट कर रही हैं, लाइट इमिट कर रही हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन, अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगी। एब्जॉर्प्शन क्या है, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा, कोई किसी चीज़ पे लाइट पड़े, उसका टेम्परेचर मसलन हाई हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इस पे भी जो लाइट पड़ रही है उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन का भी हमें पता है कि क्या होता है। सो अच्छा, ये मैंने पहली बात तो यह कि मैंने ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। मैंने डिटेल्स नहीं लिखे क्योंकि एब्जॉर्प्शन के तो बेतहाशा तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लेवल्स बदल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बदल सकती हैं, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। तो हम डिटेल में नहीं जा रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, तो हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। हम एक जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। यहाँ पे मैंने आगे किसी स्लाइड में लिखा है एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, ट्रांसमिशन की भी है, जैसे शीशे के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है लाइट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, बट आप उसको चाहें तो उसको भी जहन में रख सकते हैं। और वो ट्रांसमिट होके फिर इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके या तो एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो सोर्सेज ऑफ लाइट अराउंड अस, एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास। ये कॉमन वो चीज़ें हैं जो हम यूजुअली देखते हैं, सो लाइटनिंग, आग या कैंडल, बल्ब, ठीक है। और ये एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज की भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दे दी हैं आपको। सो ये स्टार है, सन है, ठीक है। कॉमेट्स में से भी निकलती है लाइट, मिल्की वे पूरी की पूरी लाइट एमिट कर रही है, नेबुला वगैरह जो हैं ये भी लाइट की सोर्सेज हैं। सो ये सारी की सारी जो हैं ये एमिशन में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, तो ये इसमें कोई हमें शक नहीं होता कि यहाँ से लाइट एमिट हो रही है। अच्छा, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन की हम सबको आदत है, मिरर्स सबने देखे हुए हैं। मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की आप इमेज देख लेते हैं, तो वो लाइट रेज जो उसके ऊपर पड़ रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये वाला मिरर जो है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर है, ठीक है। सो इसमें भी ये रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ से। सो फोटॉन्स के साथ क्या होता है, फोटॉन्स गायब नहीं होते इसके बाद, ठीक है। फोटॉन की सिर्फ डायरेक्शन बदल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, और कुछ और चेंज भी आ सकता है, बट मेनली डायरेक्शन बदलती है। अच्छा, ये जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑरेंज माल्टा बना हुआ है, बट कोई भी चीज़ इसमें और जो हमें लग रहा है कि ये वैसे मिरर्स नहीं है, ना ये मिरर है ना ये फ्लोर मिरर है, बट ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये आपने सबने बचपन में पढ़ा हुआ होगा कि
एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वाइट लाइट पड़ती है जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ से बनी हुई होती है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो वाली वेवलेंथ्स जो कि उसका कलर नहीं होती। सो जैसे ये सीड्स हैं, इनमें ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाकी सारी वेवलेंथ्स जो हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इसी तरह माल्टा जो है आपका, वो सारी लाइट्स ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी लाइट वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है सवाए ऑरेंज के, जिसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन और इस रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने कि क्या फ़र्क होता है, बट अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं याद दिला देती हूँ। ये वाली जो है ये स्मूथ सरफेसेस होती हैं, तो इसमें लाइट जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो मेंटेन रहती है, इस वजह से बहुत ही क्लियर एक इमेज आ जाती है आपके पास। ये वाली जो है इनकी माइक्रोस्कोपिक सरफेस जो स्मॉल छोटे लेवल पे स्मूथ नहीं होती। सो एज अ रिज़ल्ट लाइट जो है, जो ये इसमें से ऑरेंज जैसे लाइट निकल रही है, वो हर डायरेक्शन में जा रही है। सो एज अ रिज़ल्ट क्लियर एक इमेज नहीं है इसकी रिफ्लेक्ट हो रही। ठीक है, बट उसका कलर हमें पता चल रहा है, जिसको हम कलर के तौर पे परसीव करते हैं। सो ये रिफ्लेक्शन की के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि ये दोनों टाइप की जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्शन है, और कलर जो एक ऑब्जेक्ट का होता है वो इस बात से ताल्लुक़ उसका रखता है कि कौन सी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर देता है और कौन सी वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सो रेड ऑब्जेक्ट जो है वो रेड के अलावा सारी वेवलेंथ बाकी एब्जॉर्ब कर देगा, रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर देगा। वाइट और ब्लैक में क्या है, वाइट सारी वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, सो जैसे अगर ये वाइट सरफेस हमें नज़र आ रही है इस वक्त यहाँ पे, सो ये सारी वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो ब्लैक है वो ऑपोजिट है, वो सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो ये आगे ये वाली चीज़ काम आएगी हमारे। एब्जॉर्प्शन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या है, अब फोटोन डिसअपेयर कर जाएगा आपका, वो एनर्जी अपनी डिपॉजिट कर देगा इन वन फॉर्म और अनदर मटेरियल के अंदर। ठीक है, सो जैसे टेम्परेचर बढ़ सकता है, आयनाइजेशन हो सकती है, सोलर पैनल्स की एग्जांपल है, पानी का टेम्परेचर लाइट की वजह से बढ़ रहा है उसकी एग्जांपल है। ठीक है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है उसमें से लाइट, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के लिए हम ट्रांसमिशन की भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम उसको नहीं जा रहे। अच्छा, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये दोनों करते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑरेंज भी है, ये कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ वो वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये भी जहन में रखना है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, इनफैक्ट ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं। इनफैक्ट नेचर में परफेक्ट मिरर, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, सो कुछ ना कुछ जो परफेक्ट से परफेक्ट मिरर होता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी भी वो भी एब्जॉर्ब कर देता है, और जो आपका एब्जॉर्बर होता है वो भी यूजुअली कुछ ना कुछ, ज़्यादातर मटेरियल्स जो हैं कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब वापस इमिशन पे आते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो आज का टॉपिक है वो है इमिशन ही है। सो यहाँ पे अब क्या है, फोटॉन्स अब क्रिएट हो रहे हैं। एक केस में क्या हो रहा था, फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, ख़त्म हो जाते थे, एक में फोटॉन्स की डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होकर बदल जाती थी। अब यहाँ पे फोटॉन्स जिस तरह लाइट्स हैं इसमें फोटॉन्स क्रिएट हो रहे हैं। सो while all objects are absorbers and reflectors at the same time, not all objects are emitters. या कम से कम हमें ये लग सकता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमें ये लग सकता है कि ये इमिटर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इससे हमें लग तो नहीं रहा कि कोई लाइट निकल रही है इसमें से। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट कैन बी एब्जॉर्बर्स एंड रिफ्लेक्टर्स टू। ठीक है, सो ये जो इमिट कर रहे हैं इनमें रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, प्योर नहीं होते। आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली ये भी इमिटर है, बट अभी चलते हैं इसको देखते हैं। सो डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं ये इमिशन में इन्वॉल्व। ठीक है, सो
आप लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करें तो लाइट एमिट होती है, ठीक है ना। सो लेज़र में इसको ख़ास तरीके से इस तरह से मैनेज किया जाता है, बल्कि आगे एग्जांपल मेरे पास अच्छा हाँ, पहले मैं ये बात कर लूँ, लेज़र की भी बात करती हूँ, पहले मैं याद दिला दूँ। सो लाइट से मुराद हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एमिशन की जब हम बात करेंगे इसमें खाली विजिबल लाइट नहीं होगी, ठीक है। सो ये शुरू में मैंने दिखाया है इस डायरेक्शन में। सो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इस डायरेक्शन में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम, जो हमने शुरू में अभी 3 पैरामीटर्स देखे थे, बढ़ते हैं, और दूसरी डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। सो अब वापस उस पर आते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लेज़र में फॉर इंस्टेंस इसको यूज़ किया जाता है एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट इमिट करने के लिए, ठीक है। सो अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखा जाए तो लेज़र का जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ कुछ ऐसा आता है। सो यहाँ पे मैंने वेवलेंथ की टर्म्स में इसको ड्रॉ किया। सो इससे ऑपोजिट है, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, पिछली दिखा देती हूँ, एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, पर वो जो प्लॉट मुझे मिला है उसमें वेवलेंथ उस डायरेक्शन में बढ़ रही है। सो वो बहुत वेवलेंथ के हिसाब से प्लॉट बना है। लेज़र में क्या हो रहा है, एक ख़ास वेवलेंथ के ऊपर एमिशन हो रही है, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम अगर हम बनाएंगे तो वो ऐसा होगा, एक ख़ास वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी या काउंट्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके बढ़ रहे हैं, बाकी वेवलेंथ पे नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, और किस्म के प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये ट्यूबलाइट टाइप की जो आपकी लाइट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है गैस के थ्रू, और उसमें एटम्स कुछ एक्साइट होते हैं, फिर बाद में डी एक्साइट होते हैं, उनकी वजह से कुछ वेवलेंथ्स पे निकलती है रेडिएशन, और फिर इनकी कोटिंग हुई होती है, और उस कोटिंग में से जो लाइट एब्जॉर्ब होकर दोबारा निकलती है वो कुछ और वेवलेंथ्स आपको देती है। सो जो आपकी ट्यूबलाइट किस्म की रोशनी की सोर्सेज हैं, उनका स्पेक्ट्रम कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पे पीक्स होते हैं, और ये जो हमें इफ़ेक्ट आता है ना कि ट्यूबलाइट की लाइट जो है वो वाइट है, वो इनके कंबाइंड इफ़ेक्ट की वजह से आता है। सो हमारी आँख को इल्यूजन होती है इस चीज़ की कि ये इन्होंने बैलेंस ऐसे रखा होता है कि आपको लगे कि वाइट लाइट आ रही है, बट ये पूरा स्पेक्ट्रम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एलईडी लाइट्स जो कि मोस्ट लाइकली ये वाली हैं, इनमें स्पेक्ट्रम कुछ इस किस्म का होता है। इसमें 2 पीक्स अक्सर होते हैं, यूजुअली सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर। सेमीकंडक्टर के को जब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं उसकी वजह से ब्लू लाइट प्रोड्यूस होती है, और फिर यहाँ पे भी कोटिंग हुई हुई होती है, और उस कोटिंग में वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है, और फिर जब री एमिट होती है तो ये दूसरा पीक होता है। उस कोटिंग की क्वालिटी किस किस्म की रखी जाती है, उससे आपकी एलईडी लाइट्स, आपने बाज़ार में देखा हो, कुछ जो हैं वो वाइट लाइट वाली होती हैं, कुछ वार्म लाइट वाली होती हैं, वो वाली चीज़ें किस तरह की कोटिंग है ये वाली चीज़ आपकी डिटर्मिन करती है, ठीक है। सो ये एक और किस्म का स्पेक्ट्रम है। अच्छा, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ कुछ ऐसा है, तमाम वेवलेंथ्स पे एमिशन हो रही है, बट एक पीक है, ठीक है। ये स्कीमेटिक तरीके से दिखाया हुआ है, ये एक्चुअल सनलाइट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सो ये पीक कर रहा है और नीचे जा रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नहीं उसमें जाना चाहती। ये आइडियल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है जो मैंने अभी पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, बट जो ब्लैक कर्व है वो आइडियल है। जो ये येलो है, ये सनलाइट, अगर हम एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन को छोड़ जाएं, हम स्पेस में जाके सनलाइट को देखना शुरू हो जाएं, येलो कर्व वैसा आता है। और अगर हम ज़मीन की सरफेस पे देखें जिसमें एटमॉस्फेयर बीच में आ जाता है और इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो ये रेड वाला कर्व आता है आपका, ठीक है। तो अगर हम येलो कर्व को देखें तो ये एक्चुअली ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बहुत करीब है, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं स्टार्स में से और सन में से ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम
या ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकल रही है, या प्लैंक स्पेक्ट्रम को वो फॉलो करता है। सो नेचर में ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, अगेन ये पूरा प्लैंक लॉ ड्रॉ करके, सो प्लैंक लॉ वो ये जो भी हमने बोर्ड पे जिसकी डेरिवेशन की है, ठीक है। सो पूरा प्लैंक लॉ ड्रॉ करके, और विजिबल लाइट इसमें से आप देख लें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर एक पार्ट है उसका, ठीक है। सो नेचर में बहुत सारी सोर्सेज जो हैं वो ब्लैक बॉडी, अब हम फोकस ब्लैक बॉडी पे कर रहे हैं, वो जो पीछे एलईडीज़ और लेज़र्स वगैरह उनको भूल जाएं, अब हम सिर्फ ब्लैक बॉडी पे कर रहे हैं। बट उनको बताने का मकसद ये था कि इमिशन कई किस्म की होती है, हर इमिशन एक तरह की नहीं होती, लेकिन नेचर में बहुत सारी जो जिन सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं। तो अब हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पे फोकस कर रहे हैं। सो एग्जांपल्स इसकी क्या हैं? स्टार्स मैंने आपको बता दिया है। जो आपके टंगस्टन वाले पुराने टाइप के बल्ब होते थे, हाँ, फिलामेंट वाले, एग्जैक्टली फिलामेंट वाले, वो भी मोर और लेस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हैं। जो आपकी कैंडल लाइट है वो भी मोर और लेस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को फॉलो करती है। और ये हीटेड मेटल, ये तो मैं पहले दिन से एग्जांपल दे रही हूँ, मेटल को अगर आप हीट करना शुरू कर दें तो उसमें से लाइट जो निकलती है वो भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। अभी हम ये देखेंगे, मैं आपको पहले ये बता रही थी कि इनफैक्ट ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये इतना कॉमन है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं लग रहे, ये भी एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे एमिट कर रहे होते हैं अभी इसको हम देखते हैं। ऑल बॉडीज विद नॉन ज़ीरो टेम्परेचर एमिट दिस टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। थोड़ा सा आप इंट्यूटिवली अभी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो टी पे डिपेंडेंट था, जो हमने बोर्ड पे एक्सप्रेशन लिखा था। तो इनफैक्ट नॉन ज़ीरो टेम्परेचर, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? 0 केल्विन से ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोग केल्विन और सेंटीग्रेड को भी मिक्सअप कर रहे थे। 0 केल्विन का मतलब है -273 सेंटीग्रेड्स। सो बुक्स, चेयर्स, क्लोथ्स, ये सारे के सारे ये भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इमिट करेंगे, या सम वेरिएशन ऑफ इट। सो ये वाला स्पेक्ट्रम जो है या इमिशन जो है ये एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ये पूरा मैंने ड्रॉ कर दिया है दोबारा से यहाँ पे, और इसकी कितनी इमिशन होगी, कितने फोटॉन्स निकलेंगे, कितनी लाइट निकलेगी, एक ये वाली चीज़, और दूसरा ये कि ये जो पीक है ये किस वेवलेंथ पे आ रहा है, ये दूसरी चीज़, ये दोनों चीज़ें टेम्परेचर डिटर्मिन करता है। सो ये टेम्परेचर के साथ साथ शिफ्ट होगी ये वाली चीज़ें। अब ये जो है ये आपका स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, ये लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं यानी लोअर एनर्जीज, रेड से इधर, सो यहाँ पे इंफ्रारेड आ जाएगा आपका, और ये इधर अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये पिछले में क्या था, एक कर्व बनाया हुआ था 5000 केल्विन के ऊपर, एक कर्व बनाया हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है, 4 कर्व्स बने हुए, ठीक है। तो वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि अमाउंट ऑफ एमिशन और पोजीशन ऑफ ए पीक चेंज एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, सो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 5000 केल्विन वाला वही वाला कर्व है, ये पीक कर रहा है किसी ख़ास वेवलेंथ के ऊपर। ये अब नीचे वाले 3000 वाले को देख लेते हैं, ये पीक कर रहा है किसी फ़र्क वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। सो ये जो मैं कह रही थी कि ये पीक चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, वो उस चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहा है, और अमाउंट ऑफ एमिशन यानी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट होंगे वो भी चेंज हो रहा है। वो हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये रेडिएशन इंटेंसिटी है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, या जिस तरह हमने लिखा था फोटॉन एनर्जी डेंसिटी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व जो है बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम है। तो ये लोअर टेम्परेचर है, इसका एरिया अंडर द कर्व कम है ना, और ये हायर टेम्परेचर है तो इसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है,
ठीक है, सो मैंने फंक्शन लिख के नहीं बताया, लेकिन ये समझ आ रही है ना कि चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, सही है। सो इनका सवाल था कि फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर कैसे होगा। सो हाँ, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये चेंज कैसे होता है टेम्परेचर के साथ। ये वो प्लैंक्स लॉ है जो अभी हमने बोर्ड के ऊपर डिराइव किया था, और ये प्लैंक ने डिराइव किया था पिछली सेंचुरी के शुरू में, ठीक है। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा था, ये वही चीज़ ड्रॉ हुई है। और ये क्या बता रहा है हमें, एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या एनर्जी इन वेवलेंथ रेंज, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम लिखना भूल गई हूँ मैं, इन वेवलेंथ रेंज लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। और ये एक्सप्रेशन हमें एक्चुअली बताता है कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, ठीक है। सो अभी मैंने वो वाली कैलकुलेशन नहीं की जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बताती है कि टोटल किस तरह चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कम से कम नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है। अच्छा, ये जो डिपेंडेंस टेम्परेचर वाली है इसके पीक की, ये पीक यहाँ मूव कर गया, 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 ये एक्चुअली डिराइव करना इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कैलकुलस पढ़ा हुआ है उनको पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और उसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाता है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का यही तरीका होता है ना किसी भी फंक्शन का, कि उसको डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा आ जाते हैं। बहरहाल वो कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हम, बट उसी टाइप की कैलकुलेशन करके आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये आपको बताता है कि पीक, ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है दूसरी तरह से, पीक वेवलेंथ इज इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे लैम्डा जो है ये मीटर्स में होगा और टेम्परेचर केल्विन्स में होगा, ठीक है। सो ये आपको बताता है कि टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी वेवलेंथ पीक जो है छोटी होगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ भी नज़र आ रही है, जितना टेम्परेचर ये जैसे 6000 केल्विन है तो पीक वेवलेंथ और छोटी होती जा रही है आपकी, ठीक है। और पीक वेवलेंथ छोटी होने का मतलब है एनर्जी बढ़ रही है फोटॉन्स की। अच्छा, अब इसको पीस ऑफ मेटल, जो हम शुरू से मैं बात कर रही हूँ, पीस ऑफ मेटल को अगर एक धात आप कोई लें और उसको हीट करना शुरू करें, तो धात शुरू में जो है वो आपको जो उसका अपना सिल्वर या ग्रे जो भी कलर होगा उसकी नज़र आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिश ग्लो करना शुरू कर देती है और फिर ब्राइट रेड होना शुरू हो जाती है। सो पहले रेडिश ब्राउन होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट रेड होना शुरू हो जाएगी, ऑरेंज, येलो, वाइट, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हीट अप करें तो ब्लूइश वाइट भी हो जाती है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे ये रफली इन्होंने टेम्परेचर्स बताए हुए हैं आपको डिग्री सेंटीग्रेड्स में कि किस तरह का टेम्परेचर, तो इतने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, 1000 से भी ऊपर ले जाएं तो वाइटिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये उसी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को हम अब यहाँ पे केल्विन्स में है, बट ये उसी चीज़ को इलिस्ट्रेट यहाँ पे करके बता रहा है कि लो एनर्जी पे ये ब्राउनिश, ये आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या प्लैंक स्पेक्ट्रम बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है और इसकी पीक वेवलेंथ यहाँ नीचे है कहीं, और जो आप इसको हीट कर रहे हैं ये वाइटिश होता जा रहा है और इसकी पीक वेवलेंथ लो एनर्जी की तरफ, लो वेवलेंथ की तरफ, स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। सो यहाँ पे क्यों ये वाइट नज़र आता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें से प्लैंक स्पेक्ट्रम की ये सारी वेवलेंथ्स ये रेनबो की या आपके विजिबल लाइट की सारी वेवलेंथ्स निकल रही होती हैं। सो ये एज अ रिज़ल्ट हमें वाइट नज़र आना शुरू हो जाता है। लोअर टेम्परेचर्स पे रेड क्यों नज़र आता है, इस वजह से कि अब ये लोअर टेम्परेचर पे आप यहाँ पे ये सिर्फ रेड में एमिट कर रहा है, रेड से ऊपर ग्रीन, ब्लू, वायलेट में एमिशन हो ही नहीं रही या बहुत कम हो रही है, इतनी कम हो रही है कि नेग्लिजिबल हो रही है,
इस वजह से ये रेडिश लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जूं जूं इसका टेम्परेचर बढ़ता है ये ब्लूइश ग्रीनिश वेवलेंथ्स इसमें ऐड होना शुरू हो जाती हैं और एज अ रिज़ल्ट उसका कलर वाइटिश होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इवन लोअर टेम्परेचर, जो अब हमारा रूम टेम्परेचर पे सवाल आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये जो काले ऑब्जेक्ट्स हैं क्या ये कुछ इमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो इवन लोअर टेम्परेचर्स पे ये होगा कि ये एक्चुअली फोटॉन्स इमिट करेगा, लेकिन इनमें से विजिबल लाइट में कोई नहीं होंगे, ये सारे के सारे इंफ्रारेड और लोअर वेवलेंथ्स में होंगे। तो एज अ रिज़ल्ट इसमें से हमें एमिशन कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी आँख सेंसिटिव नहीं है टू इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, अगर हम इंफ्रारेड कैमरा से देखिए, बिल्ली की तस्वीर इंफ्रारेड कैमरा से ली हुई है, सो हम कहते हैं ना हीट नज़र आ रही है। हीट तो एक्चुअली हर किसी में से आ रही होती है, इसमें से सिर्फ ये है कि ये इंफ्रारेड वेवलेंथ अब हमें नज़र आ रही है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की या प्लैंक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, और हमारे बॉडी के कुछ पार्ट ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ ज़्यादा ठंडे होते हैं। बिल्ली का भी यही है, जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो अब हम क्या कहेंगे कि एक्चुअली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें लगता है कि इमिटर्स नहीं हैं, सिर्फ एब्जॉर्बर्स या रिफ्लेक्टर्स हैं, वो भी इमिटर्स हैं। ठीक है, सो ये आपका ऑरेंज जो है ये इमिटर भी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी इमिट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन, बट चूँकि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो ये कुछ ना कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको देगा। हाउ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली इमिट, असल में क्या होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हर ऑब्जेक्ट नहीं देता। ठीक है, सो हर ऑब्जेक्ट ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं कर रहा होता। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल डिटर्मिन करती है कि वो कितना क्लोज टू दिस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एमिट करेगा। क्योंकि होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एक जो इसमें काम आती है या जो इसमें इंटरवीन करती है वो एमिसिविटी है, यहाँ पे एप्सिलॉन से डिनोट की हुई है। ठीक है, सो एमिसिविटी की वैल्यूज़ वेरी करती हैं बिटवीन 1 मैक्सिमम और 1 से नीचे फ्रैक्शंस में। ठीक है, 1 जिसकी मैक्सिमम होती है एमिसिविटी, वो बिल्कुल ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी में एमिट करेगा, परफेक्ट प्लैंक स्पेक्ट्रम में एमिट करेगा। जिसकी एमिसिविटी कांस्टेंट होगी लेकिन 1 से कम होगी, सपोज करें यहाँ पे 0.9 की एग्जांपल दी हुई है, सो ये अब इस परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से कम इमिट करेगा। इन अदर वर्ड्स इसका पूरा स्पेक्ट्रम 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा एग्जैक्टली अब उस तरह से नहीं इमिट कर रहा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ग्रे बॉडीज़ कहा जाता है। जो ये ऊपर वाला है इसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है, जो बिल्कुल प्लैंक स्पेक्ट्रम के मुताबिक इमिट करता है वो ब्लैक बॉडी होता है, जो जिसमें से कुछ एमिसिविटी उसकी ऐसी होती है कि कांस्टेंट से एक मल्टीप्लाई हो जाती है, फ्रैक्शन आती है हमारे पास, वो ग्रे बॉडी होती है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एमिसिविटी वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कोई चीज़ है जिसकी वेवलेंथ एमिसिविटी कभी बढ़ती है, किसी वेवलेंथ पे कम होती है, किसी वेवलेंथ पे बढ़ती है। सो एज अ रिज़ल्ट ये जो आपकी थर्मल एमिशन कर रहा होगा टेम्परेचर की वजह से, जो प्लैंक्स लॉ की वजह से कर रहा होगा, वो फ़र्क होगी, फ़र्क वेवलेंथ्स पे। ठीक है, सो ये प्रॉपर स्पेक्ट्रम नहीं आएगा यहाँ पे आपके पास। सो हाँ, जो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स आपके उनका वेरी करेंगे इससे, लेकिन हमारे जो ये स्टार्स, सन, हीटेड पीस ऑफ मेटल्स हैं, ये काफ़ी क्लोज टू ब्लैक बॉडीज़ हैं, सो हम इनको अप्रॉक्सीमेट ब्लैक बॉडीज़ से ही कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी क्लोज टू ब्लैक बॉडी आता है। अच्छा, सो मैं असल में इस चक्कर में हूँ कि टाइम कितना है, चलो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेती हूँ अभी। सो इसको हीटेड पीस ऑफ मेटल के साथ तो हमने देख लिया। हाँ, ये रह गया था, ये जो पीक है और ये वाला जो लॉ है, इसको एक्चुअली हम अलहदा से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये टेम्परेचर को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है और वेवलेंथ को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। सो ये वाला जो
आपका एक तरह से लॉ आता है, टेम्परेचर के साथ साथ किस तरह से बदल रहा है, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाँ, टेम्परेचर जिस तरह बढ़ रहा है, टेम्परेचर जिस तरह बढ़ रहा है, पीक वेवलेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। और टेम्परेचर ये वाला बढ़ गया है और पीक वेवलेंथ आपकी यहाँ पे कम हो गई है। यहाँ पे टेम्परेचर लो है इस वाले नीचे ब्लैक वाले कर्व में, सो पीक वेवलेंथ आपकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम है और पीक वेवलेंथ आपकी ज़्यादा है। तो ये उसी चीज़ को इलस्ट्रेट किया हुआ। और मैं ये बताना भूल गई कि ये जो चेंज है, ये शिफ्ट, इसको वीन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। और इससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम हो किसी बॉडी का तो आप उसका टेम्परेचर डिटर्मिन कर सकते हैं, अगर आपके पास टेम्परेचर हो तो आप उसका स्पेक्ट्रम का पीक या शेप डिटर्मिन कर सकते हैं। स्टार्स जो हैं, मैंने कहा मोर और लेस ब्लैक बॉडी के तौर पे एमिट करते हैं। स्टार्स के आप लोगों को पता होगा, बल्कि आगे मैंने एक इमेज भी दी हुई है, ये स्टार्स के मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। ये अगर आप किसी क्लियर स्काई वाली जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, वहाँ नेकेड आई से भी देखें तो आपको स्टार का कलर पता चलता है, और पिक्चर्स में तो बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है। सो ये वाला ऑरेंजिश हैं, ये वाले ब्लूइश हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो स्टार्स हैव डिफरेंट कलर्स। तो जो कलर स्टार की सरफेस का होगा वो रिलेटेड होगा उसके टेम्परेचर से, इन्हीं ब्लैक बॉडी कर्व्स के थ्रू, इसी प्लैंक्स लॉ के थ्रू, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह मेटल का पीस का कलर चेंज होता है, रेड का मतलब है कम टेम्परेचर, वाइट का मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर, तो स्टार का भी रेड का मतलब है कम टेम्परेचर और ब्लूइश का मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। तो हॉटर स्टार्स आर ब्लू एंड कूलर स्टार्स आर रेडिश। ये जो हम टेम्परेचर डिटर्मिन कर सकते हैं उसकी, अच्छा ये बाय द वे उसकी सरफेस के टेम्परेचर हमें नज़र आ रहा है, स्टार का अंदर का टेम्परेचर नहीं हम देख सकते, क्योंकि अंदर जो है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है स्टार, सिर्फ उसकी सरफेस पे से जो लाइट नज़र आ रही है वो हम डिटर्मिन करते हैं। तो हम स्टार का जब स्पेक्ट्रम देखते हैं, उसका जब हम पीक देखते हैं, उससे जो हम टेम्परेचर निकालते हैं वो हम उसको कहते हैं, ये उसका सरफेस टेम्परेचर है, और सरफेस का भी एक्चुअली हम कहते हैं ये इफ़ेक्टिव टेम्परेचर है। उसका मतलब ये होता है कि हमने उस स्टार को प्योर ब्लैक बॉडी के तौर पे ट्रीट किया है और उसका हमारे पास ये टेम्परेचर आया। सो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। सूरज का जो ये पीक है, अगर इस तरह का स्पेक्ट्रम हम देख लें, यहाँ पे पीछे कहीं सूरज का जो ये पीक है वो 500 नैनोमीटर्स पे है तकरीबन। ये वीन्स लॉ है, ये आपको बता रही है लैम्डा पीक और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप। तो अगर हम इसमें लैम्डा पीक डालें तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं ना। कोई ट्राई करेगा? करना है? चलो मैंने वैसे किया हुआ अगली स्लाइड पे, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। लैम्डा पीक आप नैनोमीटर्स में लिख लेंगे, नैनोमीटर्स में नहीं मीटर्स में लिख देंगे, यहाँ एन हटेगा, है नहीं कोई मसला होगा। कोई मसला होगा, ये यही आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है ना, हाँ उन्होंने किया, उनके पास यही आ रहा है, कुछ छोटा मोटा कोई गलत हो गया होगा कैलकुलेशन में। सो 5700 या 5800 अगर हम राउंड ऑफ करें केल्विन टेम्परेचर आता है, ठीक है। ये हमारे सूरज का वो है सरफेस टेम्परेचर है, और ये मैं नंबर आप लोगों के साथ कई दफ़ा शुरू से यूज़ करती रही हूँ। सूरज का सरफेस टेम्परेचर ये है, ठीक है। सो हम सो ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, हम इस तरीके से डिटर्मिन करते हैं
स्टार्स का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, हम उनका स्पेक्ट्रम ऑब्ज़र्व करते हैं और हम वहाँ से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड चीज़, बहुत डिटेल में नहीं बता रही। प्रैक्टिकली आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप पूरा स्पेक्ट्रम मेजर करें, ठीक है। पूरा स्पेक्ट्रम अब उतना क्लीन नहीं है जितना आइडियल ब्लैक बॉडी लॉ होती है, ठीक है, बट यहाँ पे एक पीक आ रहा है, उस पीक से आप बता सकते हैं कि ये स्टार किस टेम्परेचर पे था। एक तरीका ये है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोग्राफ टाइप की कोई चीज़ यूज़ होती है टू मेजर, सो गैप यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, टू मेजर द एक्चुअल स्पेक्ट्रम। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास, अब ये इन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं जिनके दो फ़र्क स्पेक्ट्रा है, रफली ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा जैसे बनाए हुए हैं। एक कूलर ऑब्जेक्ट है जिसकी हाई लार्जर वेवलेंथ पे पीक हो रहा है, और एक हॉटर ऑब्जेक्ट है जिसका लोअर वेवलेंथ पे पीक हो रहा है। दूसरा तरीका इसको ऑब्ज़र्व करने का ये होता है कि आप, स्पेक्ट्रोग्राफ नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आप उसको सिर्फ फोटोमीट्री के थ्रू, यानी आप टोटल उसकी ब्राइटनेस मेजर कर लेते हैं दो फिल्टर्स के थ्रू, ब्लू फिल्टर और रेड फिल्टर, ठीक है। ब्लू फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ ब्लू लाइट को आने देगा। रेड फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ रेड लाइट को आने देगा। उनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो आपको अंदाज़ा देगा कि इसका पीक कहाँ पे है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। सो फिल्टर्स आपके पास और वेवलेंथ्स में भी होते हैं, बट ये एक एग्जांपल है। सो अभी के लिए ये है। ऑब्जर्वेशंस पे अगर मज़ीद बात हुई तो इसको हम मज़ीद देख सकते हैं। अभी फोटोमीट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी को वैसे भी डिटेल में किसी वक्त देख सकते हैं, बट मेन आइडिया ये था कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझें, एमिशन का जो जनरल एमिशन एब्जॉर्प्शन वगैरह का जो जनरल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर इसको रखते हुए समझें, ठीक है। कि लाइट एमिशन बहुत तरीक़ों से होती है, बट उनमें से एक तरीका ब्लैक बॉडी का है, उसकी इस तरह की कॉन्टीन्यूस सी शेप आती है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, ठीक है। टेम्परेचर वाला फॉर्मूला जो है वो हमने बोर्ड पे लिख लिया है। स्टार्स में जो है वो यही चीज़ हो रही होती है ज़्यादा, ठीक है। ये जो LED लाइट टाइप की लाइट्स हैं इसमें कुछ और हो रहा होता है, एमिशन इनमें भी हो रही है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों का, ये एमिसिविटी का बाद में हम देखेंगे एट सम पॉइंट, इसका ताल्लुक एक्चुअली एब्जॉर्प्शन से भी होता है। सो जो मटेरियल्स हाई एमिटर्स होते हैं वो हाई एब्जॉर्बर्स भी होते हैं। हाई एमिसिविटी या एमिशन कोएफिशिएंट जिसका हाई होता है उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी हाई होता है। तो वो भी ब्लैक बॉडी के केस में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन है तो